इंटरनल कंट्रोल की कमियां जो होती है जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल, वो निकाल के हम बताते हैं टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को। तो कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन एक बार लास्ट लाइन ही पढ़ लेते, क्या कह रही है? एलुसिडेट, एलुसिडेट मतलब हमको कुछ पॉइंट्स लिख के चलने हैं। एलुसिडेट द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। हमको क्या करना है सर? वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज को एलुसिडेट करके चलना है, व्हिच विल हेल्प यू इन असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सारे बच्चे मुझे बताओ क्या होती है डेफिशिएंसीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्या होते हैं इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल? सर इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी में हमको बस वो रेस्टोरेंट वाली बात याद रखनी कि हमको रेस्टोरेंट में जाके रैप खाना था और वहां पे रैप नहीं था, और रैप जो था वो इनइफेक्टिव था। मैंने कहा इनइफेक्टिव मतलब प्रायर पीरियड का उन्होंने हमको रैप लाके दे दिया था, और जब हमने वो मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी रैप में, तो मैनेजमेंट का रिस्पांस बड़ा ही इनइफेक्टिव था। हमको पता चला इनएबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ एफएस यानी फूड्स एंड शेक्स, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट की इनएबिलिटी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर हमने जब ये बात बताई तो उनका हमको दिखा कि भाई उनका बड़ा ही इनइफेक्टिव रिस्पांस था, और हमने जाते जाते क्या बोला? सर यहाँ की तो मैनेजमेंट ही फ्रॉड है। तो यही बातें आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो सर रैप नहीं था, एब्सेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फिर जब उन्होंने रैप हमको लाके दिया तो वो बड़ा ही इनइफेक्टिव था, इनइफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। फिर हमने मिसस्टेटमेंट्स डिटेक्ट करी व्हिच वर नॉट प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड बाय द इंटरनल कंट्रोल। जब ये मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करी, हमने क्या मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करी कि उसने हमको पुराना वाला रैप लाके दे दिया। सर पुराना वाला रैप लाके दे दिया मतलब डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड एज प्रायर पीरियड आइटम। फिर हमको जब पुराना वाला उसने रैप लाके दिया तो कहीं ना कहीं हमको पता चल गई एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट्स इनएबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ एफएस यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये हमको 4-5 बातें अच्छे से याद रख के चलनी है। क्या अनिकेत आपको ये चीज याद आ रही है? जल्दी से बताइए अनिकेत, यस और नो। सारे बच्चे मुझे बताओ क्या आपको, आई होप देयर इज नो दिक्कत, इज माय वॉइस एंड एवरीथिंग ऑडिबल? जल्दी से बताइए सारे बच्चे, इज एवरीथिंग ऑडिबल? अचानक मेरे सामने ना चैट रुक गई है, अचानक मेरे सामने चैट रुक गई है। यस सर, यस सर, यस सर, ये चीज हमको याद आ रही है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इसी तरीके से आपने बस ये पॉइंट्स को ध्यान में रख के चलना है कि हमारे इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या है। तो इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल इज सिमिलर टू इंडिकेटर्स ऑफ डेफिशिएंसी इन अ कैफे और अ रेस्टोरेंट। ये वाली बातें आपने बस ध्यान में रख के चलनी है। वेरी वेरी गुड। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन। सर ऐसे 265 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। गाइड सीएएन, लास्ट से रीड करते हैं। गाइड सीएएन विद सम एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। तो मुझे बताओ हमारे इंटरनल कंट्रोल में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कब आती है? सर तब आती है जब हम किसी को पसंद करते हैं यानी लाइक करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आती है लाइक्लीहुड ऑफ डेफिशिएंसीज लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसको लाइक करते हैं सर उसके साथ क्या करते हैं? मैंने कहा इंटरेक्शन करते हैं। तो सर इंटरेक्शन कैसे करते हैं? तो यहां पे हमको समझना था सर क्या इंटरेक्शन वाला पॉइंट कहां है? इंटरेक्शन वाला पॉइंट ये रहा, इंटरेक्शन ऑफ द डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। जिससे इंटरेक्शन करनी होती है फिर उससे वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी दैट हैज अकर्ड और कुड अकर इन द अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोज्ड टू द डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसीज। एंड जब वो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सपोज हो जाते हैं टू द डेफिशिएंसीज एंड देयर इज अ ससेप्टिबिलिटी टू लॉस। कहीं ना कहीं वी आर ससेप्टेबल टू लॉस और फ्रॉड ऑफ द रिलेटेड एसेट और लायबिलिटी। फिर हमको इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल समझ आती है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल किन चीजों को लेके? मैंने कहा फ्रॉड, रिलेटेड पार्टीज, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल्स प्लस 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 रिलेटेड पार्टीज जैसे एक और पॉइंट सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंट्रोल्स ओवर पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से आप हमारी 5-6 बातें ध्यान में रख के चलेंगे। राइट सर। तो यहां ऐसे 265 के हमारे दोनों बढ़िया बढ़िया तड़क भड़क वाले अच्छे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। मेरी अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे 265 के जो नोट्स हैं उनको एक बार बढ़िया तरीके से रीड कर लीजिएगा। प्लस उसके जो एंड में मैंने एमसीक्यू वाले पॉइंट्स आपको मार्क कराए थे उनको आप ध्यान से देख के जाइएगा, क्योंकि आईसीए वहां से एमसीक्यू उठा के डाल सकता है आपके पेपर में। राइट। अब आती है बात ऐसे 299 की। जल्दी से ऐसे 299 के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं। आईसीए ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहां पे हमको दे रखे हैं। सबसे पहली बात करते हैं डाइस लिमिटेड की। डाइस लिमिटेड की बात कर लेते हैं। ठीक है सर। डाइस लिमिटेड अपॉइंटेड 2 सीए फर्म्स एमएन एंड एसोसिएट्स एंड पीक्यू एंड कंपनी एज द जॉइंट ऑडिटर्स फॉर कंडक्टिंग ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। जॉइंट ऑडिटर है तो पक्की बात है ऐसे 299 लगाएंगे। इन द कोर्स ऑफ ऑडिट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज अ मेजर अंडरस्टेटमेंट इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। ओह, द इन्वेंटरी वैल्यूएशन वर्क वाज लुक्ड आफ्टर बाय एमएन एंड एसोसिएट्स। एमएन एंड एसोसिएट्स का काम था इन्वेंटरी वैल्यूएशन का काम देखना एंड वहीं पे सबसे बड़ी गड़बड़ निकल के आई है। बट देयर वाज नो डॉक्यूमेंटेशन फॉर द डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर। ठीक है भाई। कमेंट ऑन द अबव सिचुएशन विद रिगार्ड टू रिस्पांसिबिलिटीज अमंग द जॉइंट ऑडिटर। सर एक बात बताओ हम यहां पे कौन सा पॉइंट लिखेंगे? सबसे पहले तो ऐसे 299, फिर हम लिखेंगे जो जॉइंट ऑडिटर अपना काम डिवाइड करते हैं उसको डॉक्यूमेंट करके चलना जरूरी है। एंड जो भी वो काम डॉक्यूमेंट करेंगे वो डॉक्यूमेंटेशन उनको टीसीडब्ल्यूजी को बताना जरूरी है कि हमने इस तरह से अपना काम डॉक्यूमेंट किया है। अब जो काम तो बट गया उसके लिए तो इंडिविजुअल पर्सन रिस्पांसिबल है, और जो काम नहीं बटा उसके लिए सारे लोग रिस्पांसिबल है। तो जो काम नहीं बटा उसके लिए हम ये 5-6 पॉइंट्स लिख के चलेंगे वेयर ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स आर रिस्पांसिबल प्लस द वर्क इज नॉट डिवाइडेड। ऐसा काम जिसमें मे बी हमने जब प्लानिंग के टाइम पे डिसीजन सबने लिए थे, ऐसा काम जो किसी ने हमको आके बताया एंड देयर वाज एन एग्रीमेंट अमंग ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एज पर द स्टैट्यूट्स लॉज एंड रेगुलेशन, वो वाली बात एंड ऑडिट रिपोर्ट की जो आपकी प्रिपरेशन है दैट शुड बी आल्सो एज पर द रेलेवेंट स्टैट्यू। ये वाली चीजों में सबकी हमको रिस्पांसिबिलिटी मान के चलनी पड़ेगी। लास्ट में क्या होगा सर? लास्ट में यही था इन्होंने दे शैल आल्सो डिस्कस एंड डॉक्यूमेंट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर कॉमन एंड स्पेसिफिकली अलॉटेड एरियाज। बट याद रखना वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट शैल बी साइंड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स एंड कम्युनिकेटेड टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस। अब इस केस में इन्होंने बोला एमएन एंड एसोसिएट जिसको एक पर्टिकुलर काम दिया गया था उसी को रिस्पांसिबल ठहराया जाएगा। प्लस 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 देयर इज अ वायलेशन ऑफ एसे 299। सर एसे 299 की वायलेशन क्यों हुई है? क्योंकि इन्होंने जो काम एक दूसरे के साथ बांटा था उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया। तो दो कंक्लूजन्स आप यहां पे निकाल के चलेंगे। दो कंक्लूजन्स आप यहां पे निकाल के चलेंगे। सर दो कंक्लूजन्स क्या क्या हो गए? पहली चीज, जिस बंदे को जो काम दिया था उसने काम ठीक से नहीं किया तो उसको तो वायलेशन में डालेंगे। प्लस सारे जॉइंट ऑडिटर्स को पकड़ेंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि जो काम इन्होंने एक दूसरे के साथ एलोकेट किया था वो इन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं किया। क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? जल्दी से सारे बच्चे बताइए राइट और नॉट। जल्दी से सारे बच्चे बताओ क्या ये डाइस लिमिटेड वाले पॉइंट्स क्लियर है? फटाफट मुझे बताओ। आर दीस पॉइंट्स क्लियर? कम ऑन बताओ। आर दीस पॉइंट्स क्लियर? फटाफट बताओ। राइट। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब ये एक और क्वेश्चन है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड वाला। सर इस क्वेश्चन में क्या होता है मैं बताता हूं। 3 हमारे जॉइंट ऑडिटर होते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है ना, 3 जॉइंट ऑडिटर में से 2 जॉइंट ऑडिटर एक साथ होते हैं, एक अलग चल रहा होता है। 2 जॉइंट ऑडिटर एक साथ होते हैं, एक अलग चल रहा होता है। यानी इसमें क्या है सर, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई तो एक दूसरे से एग्री करते हैं, बट जेड एग्री नहीं करता। जेड कहता है कि मैं अपनी एक्चुअली रिपोर्ट खुद लेके आऊंगा। बट फिर क्या होता है, मिस्टर एक्स कंटेंट करता है कि यार वाई की एक्चुअली रिपोर्ट एकदम सही है। अब मिस्टर जेड जो है और इनमें ये भी कहता है कि यहां पे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के हिसाब से सबको साथ में चलना पड़ेगा।
अब एक बात बताओ, you are required to briefly explain the responsibilities of the auditor when they are jointly and severally responsible in respect of audit conducted by them and also guide Mr. Z in such situation. तो मुझे एक बात बताओ, क्या जॉइंट ऑडिट के केस में हमको रूल ऑफ मेजॉरिटी अप्लाई करना पड़ता है, या फिर अगर मैं बाकी जॉइंट ऑडिटर से एग्री नहीं करता तो आई कैन गिव अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट? सर आप एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट देकर चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो Z को हम यही गाइड करेंगे कि दैट Z शुड इशू अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, एंड जब ये सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई तो ऐसे 706 के हिसाब से हम रेफरेंस देके चलेंगे, टू द मेन ऑडिट रिपोर्ट। अब एक बात बताओ, आखिरी में अगर y का एक्चुअली गलत निकलता है तो क्या z पकड़ा जाएगा? द आंसर इज नो, z फिर नहीं पकड़ा जाएगा, बिकॉज़ z ने अपना ओपिनियन सेपरेटली दिया है। तो ऐसे 299 की आप बात करके चलेंगे, आप बताएंगे कौन से एरियाज में वो जॉइंटली और सेवरली रिस्पांसिबल होते हैं, वही जो हमने पिछले एक पॉइंट में भी डिस्कस करे थे। एंड आप यहां पे बोलेंगे सर क्या जनरली तो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देना जरूरी है, बट अगर कोई बाकियों से एग्री नहीं करता, दैट पर्सन कैन गिव अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, दैट पर्सन इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द मेजॉरिटी। प्लस ऐसे 706 का तड़का लगा के बोलना अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू हम रेफरेंस करेंगे टू द ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय अदर जॉइंट ऑडिटर। तो इस केस में क्या होना चाहिए? इस केस में क्योंकि z सेटिस्फाइड नहीं है विद द रिपोर्ट सबमिटेड बाय y एक्चुअली, therefore z should issue another report, उसको अपना ओन ओपिनियन देना चाहिए थ्रू अ सेपरेट रिपोर्ट, whereas Mr. X and Y can provide their joint report for the same। अब जब बात होती है ऑडिटर एक्सपर्ट की, यानी एक्चुअली का काम अगर आप यूज कर रहे हो तो आपने क्या देखना होता है? सर वही ऐसे 500 वाले पॉइंट्स। मैंने कहा क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जब हम काम देख रहे होते हैं तो उसमें तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेटा में तड़का लगता है असम्पशंस एंड मेथड्स का, एंड असम्पशंस एंड मेथड्स का तड़का लगा के क्या निकलते हैं? फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। तो डेटा का क्या देखते हैं? कार। सर कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस, तो हम कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस देख के चलेंगे, उसके एडिक्वेसी ऑफ वर्क की, प्लस जो भी असम्पशंस एंड मेथड्स हैं उनका आरएनआर यानी रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस, प्लस फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजंस का भी आरएनआर देखेंगे यानी रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस, एंड ये रहा सोर्स डेटा का कार, रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। इस तरीके से आप अपना काम करके चलेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे बोलेंगे एक्स एंड वाई आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे से एग्री किया था, प्लस इनकी रिपोर्ट भी गलत निकली, z बच जाएगा, z की कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट, इस क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर? जल्दी से बताइए यस और नो। सारे बच्चे मुझे फटाफट बताओ, इस क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर? क्या बात है, 400 लोग देख रहे हैं, लाइक्स हैं 172। अब मुझे बताओ आईसीआई की क्या गलती है? जब तुम लाइक्स में परसेंटेज कम रखते हो तो आईसीआई को क्यों बोलते हो कि वो परसेंटेज कम रखता है? अरे जैसे को तैसा, जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे साथ होता है। तो सर परसेंटेज देखो ना आपने क्या मेंटेन कर रखी है, और फिर हम आईसीआई को नाम लगाते हैं। क्या यार ऐसे करते हो तुम लोग? कैसे काम करते हो, कैसी बातें करते हो? राइट, वेरी गुड, क्या बात है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सीलेंट। नाम ही क्वेश्चन का एक्सीलेंट है, देखते क्या कहता है क्वेश्चन। जल्दी से सारे बच्चे क्वेश्चन 3 रीड करिए और मुझे बताइए क्या होना चाहिए। फटाफट इसको रीड करो, फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो और बताओ क्या होना चाहिए। जल्दी से रीड करेंगे सारे बच्चे। Excellent Bank Limited is a public limited company. The said bank has various branches all over India. The bank appoints 3 joint auditors for the financial year 31st March 2019. All the 3 joint auditors divided the work with mutual consent. Verification of consolidation, however, remained undivided. Okay. All the branches and zones were divided among the 3 joint auditors. During the audit of zone ZZ, one of the joint auditors expressed a concern about the internal control in one of the large corporate branches situated. Okay. तो Z ने एक पॉइंट उठाया है। Okay. This irregularity was not reported. इसको रिपोर्ट नहीं किया गया in the final accounts as the 2 joint auditors were not in the favor. तो एक बंदे ने बात उठाई, बाकियों ने उस पे एग्री कर दिया। Subsequently, fraud was detected in the said branch, and now the bank seeks your advice about the responsibility of the 3 joint auditors. जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। मैं एक बात बताऊं सर, jointly and severally responsible में आई थिंक थर्ड पॉइंट होता है कि matter which was brought to notice of all the joint auditors by one of them and all of them have agreement on the same। मतलब एक बंदा वो बात लेके आया, मैंने बोला था ना क्लास में एक बंदा आता है हफ्ता और कुछ बात बताता है और उस पे सारे joint auditor एग्री कर देते हैं। तो मैंने कहा जब सारे joint auditor एग्री कर देंगे तो भाई साहब सिंपल सी बात है ना, उस पे फिर सभी लायबल हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, रिस्पांसिबिलिटी वाली बातें लिखनी है यहाँ पे, jointly responsible कौन-कौन से एरियाज में होते हैं, एंड यहाँ पे आपने बस एक बात बोलनी कि before finalizing the audit report they shall discuss and communicate with each other their respective conclusions which will form part of the audit report. A joint auditor is not bound by the views of the majority। मतलब अगर किसी को गलत लग रहा है तो भाई मेजॉरिटी के हिसाब से मत चलो, आप अपनी सेपरेट रिपोर्ट देके चलो। Thus all the 3 joint auditors will be held responsible in this case। हमको सबको रिस्पांसिबल मानना पड़ेगा। We are not bound by the views of the majority। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 which is the last question of essay 299। सर ये किसकी बात करता है? NMN Company LLP। ये क्या कहता है? NMN Company LLP and ABC LLP are the joint auditors of BHS Limited। ठीक है सर, BHS Limited क्या एक listed company which has been in existence for last 50 years, हमको फर्क नहीं पड़ता। Since beginning this company was audited by MQS and Associates, but due to audit rotation, the company had to bring in new auditors। Considering the size of the company, the 2 auditors were appointed as the joint auditor। मैंने कहा ठीक है, since the company is new to these auditors and the concept of joint auditors to whom the audit work has been divided, management had a discussion and understood that each joint auditor is responsible only for the work allocated to him, whether or not he has prepared a separate report on the work performed by him। advice। मुझे एक बात बताओ सर, इसमें ये क्या कह रहा है कि कौन सी चीज के लिए हम रिस्पांसिबल होते हैं? तो पहले आपने जॉइंट ऑडिटर्स की रिस्पांसिबिलिटी की डिस्कशन करनी है कि एक जॉइंट ऑडिटर उसी काम के लिए रिस्पांसिबल होता है जो वर्क उसके पास डिवाइड हो जाता है, प्लस वो उन एरियाज के लिए रिस्पांसिबल होता है जो हमने 5-6 पॉइंट पर रखे, जॉइंटली एंड सर्वली रिस्पांसिबल। फिर आती है बात कंक्लूजन की, जो भी वो कंक्लूजन फॉर्म करेंगे वो डॉक्यूमेंट करके चलेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करके चलेंगे। बट याद रखना, अ जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द मेजॉरिटी। वो अपनी रिपोर्ट अलग से दे सकता है ऐसे 706 का तड़का लगा के। तो यही बातें आपने यहाँ पे करके चलनी है, और कुछ नहीं करना। प्लस एक बात और ध्यान रखना, हम ये भी मान के चलेंगे दैट द अदर जॉइंट ऑडिटर्स हैव ब्रॉट टू सेड जॉइंट ऑडिटर्स नोटिस एनी डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल एफआरएफ और सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन, जो उसको लगता था कि बाकी जॉइंट ऑडिटर्स को पता होनी चाहिए, वो बातें सारी उसने बताई हैं। प्लस जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दे कंप्लाई विद द लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। सो बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट, जॉइंट ऑडिटर डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे विद ईच अदर देयर रिस्पेक्टिव कंक्लूजंस दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो 706 का तड़का लगाना है, रिस्पांसिबिलिटीज की बात करनी है, एंड कंक्लूजंस वाला जो पैरा नोट्स में लिखा है उसी को यहाँ पे हमको डाल के आना है, और कुछ भी नहीं करना। राइट, और कुछ भी नहीं करना, यही आपने बस ध्यान में रख के चलना है। क्या एनएमएन कंपनी एलएलपी बिल्कुल क्लियर है? तो जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं एसए 300 के साथ, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। चलो अब एक बात बताओ,
ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आया आपके नवंबर 21 ओल्ड सिलेबस में, ठीक है सर। इसमें किस चीज की बात करके इन्होंने बोला है, ब्रीफली डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन व्यू ऑफ एसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एन इनिशियल ऑडिट। इनिशियल ऑडिट यानी एसे 510, इनिशियल ऑडिट यानी एसे 510। 510 में हमको प्लानिंग कैसे करके चलनी है, ऑडिटर में नीड टू एक्सपेंड द प्लानिंग एक्टिविटीज। तो पहले एक बात बताओ, 510 यानी इनिशियल ऑडिट आया, इनिशियल ऑडिट आया यानी इससे पहले कोई एक ऑडिटर रहा होगा, उसको हमको उसके साथ डिस्कशन करनी पड़ेगी, हमको उससे समझना पड़ेगा कि क्या कोई रीजन तो नहीं है दैट आई शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। यस सर। प्लस हम बात करेंगे ओपनिंग बैलेंसेस की, ओपनिंग बैलेंसेस ठीक से कैरी फॉरवर्ड हुए कि नहीं, तो उसके रिगार्डिंग हमको प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। फर्स्ट टाइम ऑडिट है, इनिशियल ऑडिट है, तो 3-4 कुछ अलग अलग बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान से मेरे साथ देखना क्या क्या बातें इसमें लिख रखी है। सर सबसे पहले तो ये लिख रखा है अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन, हमको क्या क्या एडिशनल मैटर्स करने हैं। अरेंजमेंट्स विल बी मेड विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर टू रिव्यू द प्रीडिसेसर ऑडिटर वर्किंग पेपर। अब एक बात बताओ, क्या मैं वर्किंग पेपर वैसे देख पाऊंगा लॉजिकली? द आंसर इज नो। फिर भी इन लोगों ने शैतानी कर दी और लिख दिया कि हां हम देख सकते हैं, बट जबकि ऐसे 230 कहता है भाई मेरी डॉक्यूमेंटेशन मैं किसी के साथ नहीं शेयर करूंगा। अगली चीज, एनी मेजर issues discussed with the management in connection with the initial selection as auditor, the communication of these matters to those charged with governance and how these matters affect the overall audit strategy। तो आप मेजर इश्यूज पे डिस्कस करेंगे। तो सर पहला पॉइंट क्या हो गया? मैंने कहा पहला पॉइंट हो गया एक तो प्रीडिसेसर ऑडिटर से बात कर लो और एक मैनेजमेंट से बात कर लो। बाकी ऐसे 510 के हिसाब से जो जो ऑडिट प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस, तो वो भी हम ऑब्टेन करके चलेंगे। एंड लास्ट पॉइंट क्या हो गया? अदर प्रोसीजर्स, जो भी हमारा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कहता है कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के रिगार्डिंग हमको अदर ऑडिट प्रोसीजर्स करने, तो वो करके चलने। तो 4 पॉइंट ध्यान में रख के चलना। सर ये 4 पॉइंट क्या क्या हो गए फिर से एक बार बता दो। मैंने कहा प्रीडिसेसर ऑडिटर से डिस्कशन करके चलेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला आपको? सर दूसरा पॉइंट आपने बोला प्रीडिसेसर ऑडिटर के बाद क्या बोला मैंने? सर आपने बोला क्या बोला यार? मेजर इश्यूज, जो भी मेजर इश्यूज आपने मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करें वो आएंगे। एंड लास्ट के 2 पॉइंट बड़े सिंपल से थे। मैंने कहा क्या? बेसिक ऑडिट प्रोसीजर जो आपको करना है एज पर एस 510 टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपने ध्यान रखना है अदर ऑडिट प्रोसीजर जो आपका सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कहता है। ये 4 चीजें बस आपने करके चलनी है। एंड यहां आपका ऐसे 300 का जो मेजर क्वेश्चन आईसीएन एक अटपटा अलग से क्वेश्चन दे रखा था वो यहां कवर हो जाता है। बाकी प्लानिंग वाले क्वेश्चंस आपके चैप्टर 2 में दिए हुए हैं, बाकी प्लानिंग वाले क्वेश्चंस चैप्टर 2 में दिए हुए हैं, तो वहां से आप कर सकते हो। यही इकलौता एक ऐसे 300 का क्वेश्चन यहां पे आपका बनता है। राइट जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? अभी हमने एकदम मन से दिल लगा के इस क्वेश्चन को किया है। फटाफट मुझे बताओ, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो 315 पे आगे बढ़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो 315 पे आगे बढ़ेंगे। सर यू आर इग्नोरिंग द चैट। मुझे एक बात बताओ, आधा घंटा है हमारे पास, आधा घंटा है हमारे पास, कितने सारे ऐसे हमको कवर करने हैं अगले महीने आपके पेपर में, क्या करूं? मुझे आप बता दो मैं क्या करूं? क्या मैं एक एक बच्चे को उठा के यहां पे सबका जवाब देना शुरू कर दूं? भाई मुझे तुम बस ओके यस नो लिखो, उतना मेरे लिए काफी है। दैट्स ऑल आई नीड राइट नाउ। ठीक है, तुम्हारा एग्जाम इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, मेरा रिवीजन कराना इंपॉर्टेंट है। इससे ऊपर मेरे लिए अभी कोई भी चीज नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, ये बात बस तुमको समझनी है। राइट वेरी गुड। अब आती है बात ऐसे 315 की। सर ऐसे 315 का क्या करें? ऐसे 315 क्या करें? 10 मिनट लगा के ऐसे 315 के सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से निपटा देते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम, मैंने कहा कैसे कैसे आइडेंटिफाई और असेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट? मैंने कहा थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल। हमको एंटिटी और एनवायरनमेंट को समझ के चलना है, इसी तरह से हम आइडेंटिफाई और असेस कर सकते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। तो पहला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है। लास्ट की लाइन पढ़ेंगे सीधा सीधा, लास्ट की लाइन पढ़ेंगे सीधा सीधा। which factors as an auditor will you consider while exercising judgment as to whether the risks are significant risk or not? आईसीए का फेवरेट क्वेश्चन। मुझे बताओ कैसे पता चलता है सर रिस्क सिग्निफिकेंट है कि नहीं? मैंने कहा सिग्निफिकेंट फ्रॉड। सर सिग्निफिकेंट फ्रॉड मतलब आपने सबसे पहले तो फ्रॉड की बात करनी है, फिर आर से क्या था? मैंने कहा रिलेटेड पार्टीज, वेदर द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। ओ का मतलब था आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वेदर द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस that are outside the normal course of business। सर डी का मतलब क्या था? डी का मतलब था हमारा डेवलपमेंट्स, डी का मतलब था डेवलपमेंट्स, वेदर द रिस्क इज रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट्स। इस तरीके से आपने हमको यहां पे बातें करके चलनी थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स फ्रॉड। कॉम्प्लेक्स फ्रॉड बोल लो, सिग्निफिकेंट फ्रॉड बोल लो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन यहां हमको इस तरह से कवर करके चलना था। राइट, तो ये हमारे 5 और 6 पॉइंट हो गए, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन रेडी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सर क्वेश्चन नंबर 2 किसकी बात करता है? व्हाइल कमेंसिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ बी कंपनी लिमिटेड, द ऑडिटर अंडरटुक रिस्क असेसमेंट and found that the detection risk relating to certain class of transaction cannot be reduced to acceptable level। मुझे एक बात बताओ, अगर डिटेक्शन रिस्क रिड्यूस नहीं हो सकती, अगर डिटेक्शन रिस्क रिड्यूस नहीं हो रही तो फिर क्या करेंगे? सर आपको फिर अपना ऑडिट एक बार देखना पड़ेगा कि कहीं आपको अपना ओपिनियन आखिरी में डिस्क्लेम ना करना पड़ जाए या फिर आपको विड्रॉ ना करना पड़ जाए। तो ये हम जो बातें हैं इनको हमको लेके कैसे आना है, तो ये एक बार समझते हैं। सबसे पहले आप कोट करोगे 315 और 330। ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ना एक बार स्टार भी मार्क करके रख लो। थोड़ा ये ओल्ड सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टिल वी शुड गो थ्रू इट एंड इसको अच्छे से समझते हैं। इन्होंने क्या बोला? सर हमने अंडरटेक करी रिस्क असेसमेंट एंड फाउंड दैट द डिटेक्शन रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। तो सबसे पहले ऐसे 315 और 330 को कोट करना है। इन्होंने क्या कहा? Establishes standards on procedures to be followed to obtain an understanding of accounting and internal control systems and the audit risk and its components। तो सर तीनों रिस्क इन्होंने यहां लिख दी, इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क, जिनको बना के मिल जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड फिर हमारी आ जाती है डिटेक्शन रिस्क। 315 330 क्या कहते हैं? दैट ऑडिटर शुड यूज अ प्रोफेशनल जजमेंट। हमको प्रोफेशनल जजमेंट यूज करनी चाहिए टू असेस द ऑडिट रिस्क एंड टू डिजाइन द ऑडिट प्रोसीजर्स टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। तो पहले तो दे दिया ज्ञान, पहले दे दिया ज्ञान। सर ज्ञान क्या दिया जल्दी से बताओ? 315 और 330 कोट कर दिए बहुत अच्छे से। फिर 315 330 कोट करके इन्होंने बोला कि हमारा काम है कि प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से ऑडिट रिस्क निकालें, जितनी ऑडिट रिस्क होगी उस हिसाब से हम ऑडिट प्रोसीजर्स करके चलेंगे। फिर इन्होंने डिटेक्शन रिस्क की बात बताई कि डिटेक्शन रिस्क का क्या मतलब है। डिटेक्शन रिस्क का मीनिंग इन्होंने हमको समझाया कि डिटेक्शन रिस्क का मीनिंग है कि हमने अपने ऑडिट प्रोसीजर एज पर ऐसे करें, स्टिल देयर इज अ रिस्क
that we can miss a misstatement that can be material individually or when collectively, and वो फिर हमारी दिक्कत हो सकती है. तो risks that an auditor's substantive procedures will not detect a misstatement even though it exists in the account balance or a class of transaction that could be material. The higher the assessment of inherent and control risk, more audit evidence the auditor should obtain while performing the substantive procedure. तो जितनी ज्यादा आपकी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देखो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को मिला के बनता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, राइट? सारे बच्चे यहां फोकस करो. तो हायर द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, ज्यादा ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा. व्हेन बोथ इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क आर असेस्ड एज हाई, यानी आपकी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो ऑडिटर को कंसीडर करना है whether the substantive procedures can provide sufficient and appropriate audit evidence to reduce the detection risk. Auditor should use the professional judgment to assess the audit risk and design the audit procedures. यही बात ऊपर भी लिख रखी थी, फिर वही नीचे लिख दी. If it cannot be reduced to an acceptably low level, तो हम अपना क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर वाला ओपिनियन देके चलेंगे, which may be appropriate. अब मैं आपको ना 100 बात की एक बात बता देता हूँ. जस्ट एक माइंड का ना इसमें फ्रेमवर्क बना के चलो. पहले 315, फिर 330, फिर बताओ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है. उसमें इनहेरेंट रिस्क होती है, कंट्रोल रिस्क होती है, साथ में आप डिटेक्शन रिस्क की बात कर दो, फिर डिटेक्शन रिस्क को एक्सप्लेन कर दो, और फिर बोलो कि जो ऑडिटर इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क असेस करता है उस हिसाब से अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल. फिर आप बताओ सर क्या, आखिरी में बस ये बात लिख दो कि जहां हमारी डिटेक्शन रिस्क रिड्यूस नहीं हो सकती, हम क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ओपिनियन देके चलेंगे जो हमको उस टाइम पे ठीक लग रहा है. बस आपने 4-5 बातें लिख के चलनी है एंड आपका क्वेश्चन बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा. सारे बच्चे बताओ, इज इट डन? क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर है? जल्दी से बताइए, फटाफट मुझे बताओ, इज क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर? आखिरी के बस 4-5 मिनट और फिर हम अपना टाटा बाय बाय करके आप अपने घर, मैं अपने घर. जल्दी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? फटाफट बताओ, यस और नो. जस्ट लेट मी नो. यस सर, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. अब क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया सीधा सीधा. वाओ, आईटी सिस्टम आल्सो पोजेस स्पेसिफिक रिस्क टू एन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, व्हाट आर दीज रिस्क? सबसे आसान क्वेश्चन. सर रिस्क कहां है? मैंने कहा सबसे पहले तो रिलायंस में. रिलायंस में वाला पॉइंट क्या था? मैंने कहा रिलायंस ऑन द सिस्टम्स और प्रोग्राम दैट इनएक्यूरेटली प्रोसेस डेटा और प्रोसेस इनएक्यूरेट डेटा. तो सबसे पहले तो हमने रिलायंस की बात कर ली. फिर हमने 2 अनऑथराइज्ड चीजों की बात की थी. मैंने कहा क्या? अनऑथराइज्ड चेंजेस और एक्सेस टू डेटा, और अनऑथराइज्ड चेंजेस टू द डेटा इन द मास्टर फाइल्स. ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, एंड अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस होगी तो कोई ना कोई अनऑथराइज्ड चेंजेस करके चले जाएगा 2 जगहों पे. अनऑथराइज्ड चेंजेस टू डेटा इन द मास्टर फाइल, अनऑथराइज्ड चेंजेस टू द सिस्टम्स और प्रोग्राम्स. अब अनऑथराइज्ड चेंजेस से एक और पॉइंट निकल के आया. मैंने कहा क्या सर? चेंजेस विच वर रिक्वायर्ड, पर आपने वो चेंजेस नहीं करे, यानी फेलियर टू मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस, फेलियर टू मेक द नेसेसरी चेंजेस टू द सिस्टम्स एंड प्रोग्राम्स. तो ये आपने बातें बस ध्यान में रख के चलनी है. एंड कहीं ना कहीं अगर कोई चेंजेस करके जाएगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस करेगा, तो हमारा पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा भी हो सकता है. सो पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा और इनएबिलिटी टू एक्सेस द डेटा एज रिक्वायर्ड. तो ये 5-6 पॉइंट आपके हो जाएंगे. फटाफट एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहली बात, रिलायंस ऑन द सिस्टम्स दैट प्रोसेस इनएक्यूरेट डेटा और इनएक्यूरेटली प्रोसेस डेटा. दूसरा, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा. हमारा जो डेटा है उस पे कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करके जा रहा है, या तो अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है या अनऑथराइज्ड चेंजेस कर रहा है. चेंजेस करने की जरूरत है नहीं, फिर भी अनऑथराइज्ड चेंजेस करके जा रहा है. तो अनऑथराइज्ड चेंजेस टू डेटा और अनऑथराइज्ड चेंजेस टू द डेटा इन द मास्टर फाइल. ये 2 पॉइंट्स के बाद हमने बोला कि भाई चेंज होना था, फिर भी हमने चेंज नहीं किया. फेलियर टू मेक द नेसेसरी चेंजेस इन द डेटा. तो ये बातें आपने ध्यान में रख के चलनी है. और कोई डेटा के साथ छेड़खानी करेगा तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल लॉस हो जाएगा. तो पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा और इनएबिलिटी टू एक्सेस द डेटा एज रिक्वायर्ड. तो ये आपके 315 की आईटी सिस्टम की रिस्क हो जाती है, राइट सर. अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 5 की. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? What should be the considerations of the auditor to assess the risk of material misstatement and response to such risk? तो risk of material misstatement की assessment मतलब 315 की बात करी जा रही है, एंड रिस्पॉन्स टू सच रिस्क में बात करी जा रही है 330. ये आपका मास्टर क्वेश्चन है, ये आपका मास्टर क्वेश्चन है. 315 की बात भी कर ली, 330 की बात भी कर ली. 315 का नाम क्या है? 315 का एक बार जल्दी से सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स पे नाम बताओ. हेलो हेलो हेलो, ओहो हो, हेलो 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 हेलो. आ तो रही है यार आवाज, आ तो रही है. कैसी कैसी बातें करते हो तुम, मेरे को डरा देते हो बीच 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 लाइव सेशन में, ऐसे डराते हो. निकम्मे बच्चे जो डरा रहे हैं ऐसे, ठीक है. नो साउंड, नो साउंड. किस बात की नो साउंड? तुम अपना लैपटॉप चेक कराओ या अपने कान चेक कराओ, ठीक है. कैसी कैसी बातें कर रहे हो? हाँ अब आ गई. अब कैसे आ गई तुम्हारे? ठीक है, कान मैंने बंद कर दिए थे तुम्हारे बीच में जो तुमको आवाज नहीं आ रही थी. कैसी कैसी बातें करते हो ऐसे बड़े बड़े बच्चे होके. हाँ ठीक है, तो ऐसे 315 का नाम तो बताओ. तुम नाम नहीं बता रहे. 315 का नाम क्या है? वेरी वेरी गुड.
आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क, आइडेंटिफाइंग द रिस्क थ्रू ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल। फिर जो रिस्क आइडेंटिफाई करके लाए हैं उसको असेस करेंगे, असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क एंड इवैल्यूएट क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परवेसिवली अफेक्ट करती है। फिर मैच द फॉलोइंग। सर मैच द फॉलोइंग मतलब रिलेट द आइडेंटिफाइड रिस्क, ये जो रिस्क आइडेंटिफाई करिए इसको रिलेट करो विद व्हाट कैन गो रॉन्ग, प्लस क्या वो रॉन्ग होगा या नहीं होगा। मतलब कंसीडर द लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड whether the potential misstatement is of the magnitude that could result in a material misstatement। तो 4 स्टेप का प्रोसेस है, आइडेंटिफाई द रिस्क, assess the risk, relate the risk with what can go wrong, फिर what can go wrong होगा या नहीं होगा, मतलब what is the potential probability कि वो likelihood है कि मिसस्टेटमेंट होगा, और अगर मिसस्टेटमेंट होगा तो धमाका होगा कि नहीं होगा, यानी हमको मैग्नीट्यूड भी कंसीडर करके चलना है। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस तो 315 का हो गया। अब 330 क्या कहता है, रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को क्वेश्चन करना है कि आपने रिस्क की उतनी असेसमेंट क्यों करी जितनी आपने 315 में करी, मतलब why consider the रीजन कंसीडर करो फॉर द असेसमेंट गिवन टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो रीजन क्या हो सकता है, सबसे पहली बात तो लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, व्हाट वाज द लाइक्लीहुड, व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट। पर पक्की बात है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अंडरस्टैंड करते वक्त आपने 2 रिस्क कंसीडर करी होंगी, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क कंसीडर करते वक्त आपने इंटरनल कंट्रोल्स को कंसीडर किया होगा, तो अगर आपने इंटरनल कंट्रोल्स को इफेक्टिव माना है तो आपको कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, वेयर द रिस्क असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द रेलेवेंट कंट्रोल्स, तो आपको कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग भी लेनी पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां पे आपको लगता है हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्या आप लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लोगे या हाई परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, जल्दी से बताओ। लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लोगे या हाई परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, क्या आप लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेंगे या हाई परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट बताइए, फटाफट। वेरी वेरी गुड, वी विल ऑब्टेन अ मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, हम ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेंगे। सो ऑब्टेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, हायर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क, जितनी ज्यादा आपकी हायर है ऑडिटर की रिस्क असेसमेंट उतना ज्यादा आप परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेके चलेंगे। वेरी वेरी गुड। ये मीडियम वाले लोग ना मार पड़ेगी ना तुमको, कैसी कैसी बातें करते हो। नाउ कम्स द लास्ट के 2 क्वेश्चन, देखो लास्ट के 2 क्वेश्चन एकदम दिल से करेंगे, लास्ट के 2 क्वेश्चन एकदम दिल से करेंगे, अच्छे से करेंगे, मन लगा के करेंगे। हाँ सर बताओ, अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की लास्ट लाइन पढ़ो सर। व्हाट शुड बी योर कंसीडरेशन एज एन ऑडिटर फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अभी तो 4 पॉइंट करा है, आइडेंटिफाई द रिस्क, असेस द रिस्क, रिलेट द रिस्क विद व्हाट कुड गो रॉन्ग, एंड रॉन्ग होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा प्रोबेबिलिटी पे, यानी लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट प्लस 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 मैग्नीट्यूड ऑफ मिसस्टेटमेंट। वही 4 बातें आपने यहां पे करके चलनी है, वही 4 बातें आपने यहां पे करके चलनी है। फटाफट बताओ, क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है तुमको, जल्दी से बताओ। तुम बोलो तो हम आगे बढ़े, तुम बताओ तो हम आगे बढ़े, जल्दी से बताओ, ओहो जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ। यस सर, क्या बात है, क्या बात है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द नॉलेज ऑफ द बिजनेस, नॉलेज ऑफ द बिजनेस। जल्दी से सारे बच्चे बताओ, जल्दी से सारे बताओ कि ये नॉलेज ऑफ बिजनेस कैसे मिलती है। मुझे एक बात बताओ, जब कपड़ा खरीदने जाते तो वहां क्या देखते हैं, फैब्रिक। यहाँ आपने फैब्रिन देखना है सर, फैब्रिन मतलब एफ का मतलब है हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ए का मतलब क्या था, अकाउंटिंग पॉलिसीज, सर बी का मतलब क्या था, बी का मतलब क्या था सर, जल्दी से बताओ, बिजनेस रिस्क, कि हमारे एंटिटी की कुछ ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी है, पर कुछ बिजनेस रिस्क है नालायक जो हमको रोक सकते हैं अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सर एफ ए बी हो गया। आर का मतलब था रेलिवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड इकोनॉमिक एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। एंड आई एन का क्या मतलब था, मैंने कहा एन का मतलब है नेचर ऑफ द एंटिटी। तो ये 5 बातें बस हमको यहाँ पे ध्यान में रख के चलनी है और कुछ भी नहीं करना। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है। बस यूं ही मन लगा के एकदम खुशी खुशी पढ़ते रहिए। जल्दी